नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 6 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 2 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस लेसन के अंतर्गत जो टॉपिक हम कवर करेंगे कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, इसके बारे में हम कवर करेंगे। आगे जो इसमें पदार्थों के गुण हैं उसके बारे में कि पदार्थों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। विलेय तथा अविलेय के बारे में, और जो कठोरता है वो किस प्रकार होती है, कठोरता के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे या जानेंगे। और पारदर्शिता क्या होती है इसके बारे में हम इस लेसन के अंतर्गत जानेंगे। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं और जो लेसन है सेकंड, वस्तुओं के समूह बनाना, शुरू करते हैं उसको। इसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं, तो इससे पहले हम देख चुके हैं या जान चुके हैं कि हमारे जो भोजन है या वस्त्र हैं तो उनमें बहुत सी अधिक विविधता होती है, विभिन्नता होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा भोजन है या वस्त्र है उनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं भी होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाने पकाने के बर्तन, वस्तुएं, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम चारों ओर अपने इतनी वस्तुएं देख सकते हैं। इनसे भी अधिक वस्तुएं, कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देख सकते हैं। इन सभी वस्तुओं की जो आकृतियां हैं वो या रंग है तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जो भी हम अपने चारों ओर वस्तुएं देखते हैं तो उनके जो भी आकृति होती है, आकार होती है या रंग होता है या उस पदार्थ का जो गुण है वो अलग अलग होता है। ये बात भी क्लियर है। आगे देखेंगे कि अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। तो आपके चारों ओर जो भी गोलाकृति की वस्तु हैं उनको पहचान कर बताना है। तो हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें आती हैं, जैसे रबड़ की गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। तो हम जैसे अपने चारों ओर देखते हैं गोलाकृति को, किसी प्रकार की गोलाकृति की वस्तुओं को, तो इसमें हमें गेंदें दिखाई देती हैं कि गेंद गोल होती है, रबड़ की गेंद जैसे हो सकती है, फुटबॉल की भी हो सकती है, और कंचे आदि सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सभी को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब हो सकते हैं, संतरे हो सकते हैं, घड़े हो सकते हैं, जैसी अनेक वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो हमारे ओर की जो चारों ओर की जो वस्तु हैं कुछ इस प्रकार से है कि जिसमें देखो मोबाइल भी आ सकता है, कैसेट वगैरह आ सकती है, ताला, जो डॉल वगैरह है, गुड़िया, गिलास, या जो भी है अपने ग्लव्स हैं या रबड़ है, अन्य प्रकार की चारों ओर जो भी वस्तु देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो उनके अब गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का, जो प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हैं उनका एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ हुई, लंच बॉक्स हुआ, खिलौने हुआ, जल पात्र हैं, पाइप, जो नलियाँ हैं, तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल जाता है। जब प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं हैं तो इसमें भी उनका अगर समूह बनाएंगे तो कई प्रकार की वस्तुएं, जो प्लास्टिक की बाल्टी भी होती है, प्लास्टिक का लंच बॉक्स भी होता है, आप खाना ले जाते होंगे उसमें, आपको मालूम होगा। प्लास्टिक के कई प्रकार के खिलौने भी आते हैं, जैसे आप बैट बॉल देखते हैं तो वो भी प्लास्टिक के आते हैं। और जलपात्र जो हैं वो भी आपने देखा होगा, वो भी प्लास्टिक के कई प्रकार के आते हैं, जैसे टंकी हुआ, कैन हुआ, या अन्य कोई प्रकार का बर्तन, गिलास या जगमग सब होता है। और पाइप जो है वो प्लास्टिक के होते हैं, आप देख पाते होंगे। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग होते हैं। उपरोक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पर अभी बांटा है। आगे देखेंगे। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा, मिट्टी के हो सकते हैं। जो कोई भी पदार्थ है हमारे चारों ओर का, तो वो एक कोई वस्तु है तो वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उस पदार्थ में कांच भी हो सकता है, कोई किसी प्रकार की धातु भी मिली हो सकती है, प्लास्टिक वगैरह भी हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, रुई, कागज या पंख, या किसी प्रकार की मृदा या मिट्टी का भी बर्तन हो सकता है। क्या आप पदार्थों की ओर अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आगे देखते हैं क्रियाकलाप फर्स्ट के माध्यम से। तो आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली जो एक वस्तु है उसे ला सकता है, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर हम स्कूल में, विद्यालय है जो, उधर से उस कक्षा में या कक्षा की जो सामग्री होती हैं, या विद्यालय के बाहर से जो भी कुछ चीज़ एकत्रित करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा
चाक मिल सकती है, पेंसिल मिल सकती है, नोटबुक, रबड़, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू इत्यादि जो घर पर हमें और भी स्कूल के बाहर सामान्य वस्तुएं मिल प्राप्त होती हैं। तो आगे देखते हैं, हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दीवार हुआ, कक्षा में वो भी होगी, वृक्ष भी होंगे स्कूल के बाहर, विद्यालय के बाहर दरवाजे भी होंगे कक्षा में, ट्रैक्टर और सड़कें वगैरह होंगी। ये वस्तुएं आसपास हमारे होंगी, लेकिन हम इन्हें नहीं ला सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इस संग्रह से इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ की हैं अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। जो हमने आसपास सभी वस्तुएं देखी, उनमें से अगर हम दो प्रकार से बांटें, अगर इनको कागज़ या लकड़ी की जो वस्तुएं बनी हैं उनको अलग अलग अगर छाँट दें तो दो समूह बन जाते हैं वस्तुओं के अलग अलग। तो इनमें से जो एक समूह है उसकी सभी वस्तुएं कागज़ की होंगी अथवा लकड़ी की होंगी, और दूसरे समूह की जो वस्तुएं हैं इन पदार्थों से नहीं बनी होंगी। तो एक समूह हम ऐसा बनाएंगे जिसमें कागज़ की या लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं होंगी, और दूसरा समूह जो होगा वो ऐसा समूह होगा जिनमें ये शामिल नहीं होंगी कागज़ और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। तो इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। ये अब हम योजना कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। तो आगे देखते हैं, क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2 में हम देखेंगे कि सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के एक और अधिक आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हुई हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे प्लेट या थाली है, एक वस्तु है, तो वो किससे बनी हुई होती है, इसमें किस किस पदार्थ का मिश्रण होता है। तो यह इस्पात की भी बनी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, या अन्य कोई पदार्थ की हो सकती है। जैसे पेन है, तो पेन किस चीज़ का हो सकता है, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है, जैसे आप कक्षा में ले जाते होंगे जो अभी वर्तमान में। किसी प्रकार की धातु का भी हो सकता है, सिल्वर का, गोल्ड का, या एल्यूमिनियम वगैरह का। अलग अलग पेन हो सकते हैं अलग अलग प्रकार की धातुओं से। आगे देखते हैं, बूझो यह जानना चाहता है कि हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। हाँ, तो इससे हम साबित कर सकते हैं कि ये कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। कांच से हम कांच का गिलास बना सकते हैं, कांच से हम कांच का प्लेट प्लेट भी बना सकते हैं, कांच से हम कांच के गेट भी बना सकते हैं। हर प्रकार का संभव है। तो एक ही पदार्थ से अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। आगे देखते हैं, अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी होती हैं, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। आगे देखते हैं, इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। पहले तो जो कई वस्तुएं होती हैं हम उनका अगर समूह बना लें तो उनको अलग अलग ढंग से हम अगर वितरित करें या विभाज्य करेंगे तो वो अलग अलग समूह में उन्हें हम बांट सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की होंगी और भिन्न 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 पदार्थों की बनी होंगी। कई बार तो कोई कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो एक से अधिक पदार्थों से भी बनी हो सकती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, यह कैसे निश्चित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक वस्तु है वो कई प्रकार के पदार्थों से भी मिलकर, वह एक या एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। आगे देखते हैं, समान पदार्थ से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, और एक ही प्रकार के पदार्थ से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी से जो लकड़ी एक पदार्थ है, इससे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं कौन कौन बनाई जा सकती हैं। इससे कुर्सी भी बन सकती है, मेज भी बन सकती है, लकड़ी का हल भी बन सकता है, बैलगाड़ी भी, और इससे पहिए भी बन सकते हैं। इन सब चीज़ों, बैलगाड़ी के पहिए भी बन सकते हैं। आगे देखेंगे, कागज़ है, तो कागज़ एक पदार्थ है। इससे आपके इन कागज जो पदार्थ हैं इनसे क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं। तो इससे पुस्तकें भी बनती हैं, नोटबुक भी बनती हैं, समाचार पत्र भी बनते हैं, अखबार हो गए, खिलौने हो सकते हैं, कैलेंडर आदि हो सकते हैं। खिलौने अर्थात कागज़ की नाव हो सकती है, कागज़ का हेलीकॉप्टर बनाते हैं, आपने उड़ाया होगा, करते होंगे आप क्लास में बदमाशी वगैरह, तो आप इसको इससे भी परिचित होंगे।
आगे देखें जैसे चमड़ा का अगर बात करें तो चमड़ा से क्या क्या वस्तु बन सकती हैं, बेल्ट बन सकता है, टायर बनते हैं इस प्रकार के जूते भी बनते हैं। तो अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें इससे बन सकती हैं आपकी। आगे देखते हैं कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जा सकता है और कौन सा पदार्थ नहीं, और एक ही पदार्थ से कितने प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो आगे देखते हैं हम पदार्थों के गुण के बारे में कि पदार्थों में जो अलग अलग गुण पाए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि जो गिलास है कपड़े का क्यों नहीं होता है या कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? तो अक्सर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा अभी तक कि गिलास है वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है, वो स्टील का ही क्यों होता है, कांच का ही क्यों होता है, या प्लास्टिक का क्यों होता है, कपड़े का क्यों नहीं होता है या कागज़ का क्यों नहीं होता है। तो यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि इस कपड़े का क्यों इस प्रकार इससे नहीं होता है कि जो गिलास का सामान्यतः हम जो उपयोग करते हैं वो जल को रखने के लिए, किसी प्रकार के कोई द्रव है तो उसको रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए यह कागज़ का या कपड़े का नहीं हो सकता है। तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं और उसमें जल रखें या किसी प्रकार का कोई द्रव रखें? तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले बर्तन जो होते हैं वो कागज़ के क्यों नहीं होते हैं? तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कागज़ का अगर बर्तन बना के खाना पकाएगा तो वो कोई बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे जो द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है। तो हमारे द्वारा जैसे कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसको बनाने के लिए हमें किसी किसी न किसी पदार्थ का चयन करना पड़ता है किसी वस्तु को बनाने के लिए। जैसे गिलास है उसमें हम गिलास का उपयोग किस चीज़ के लिए करेंगे? गिलास का उपयोग करेंगे हम द्रव को भरने के लिए। तो उसका देखेंगे कि यह किस वस्तु में या किस प्रकार के पदार्थ में इससे बनाया जा सकता है कि जिससे वो द्रव को रोक सके। तो वो काँच का हो सकता है, स्टील का हो सकता है या किसी प्रकार की धातु का और अन्य धातु का हो सकता है। तो उससे हम उसमें जल रोक सकते हैं, किसी प्रकार का द्रव रोक सकते हैं। तो उससे पहले हमें किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन करना अति आवश्यक होता है। जैसे ये जो बच्ची है वो कपड़े के गिलास में क्या कर रही है, पानी भर के देख रही है। तो ये पानी आप देख रहे होंगे कितना निकल रहा है, इसमें लीकेज हो रहा है। तो कितना हास्यास्पद कार्य कर रही है ये बच्ची, इसको आप देख पा रहे होंगे कि पानी उसमें नहीं भरा जा रहा है कपड़े के गिलास में। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली जो वस्तु है उसके प्रयोजन पर निर्भर करती है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है आगे देखेंगे दिखावट। तो जो पदार्थ हैं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी है लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। तो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न दिखाई पड़ता है या विपरीत दिखाई पड़ता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी अलग दिखाई पड़ेगी आपको, लोहा अलग दिखाई पड़ेगा कि लोहे का पात्र है लकड़ी का पात्र है। तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं या भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। परंतु फिर भी अगर लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3 के माध्यम से देखेंगे। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता है, लकड़ी है, तांबे का तार है, एल्यूमिनियम है की सीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? जैसे यदि आप गत्ता, लकड़ी या तांबे का तार या एल्यूमिनियम की सीट और चाक के जो छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करेंगे तो आप इनमें से कोई चमकीली चीज़ देख पा रहे होंगे क्या? तो हाँ, तो चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। जो चमकीले चमकीले पदार्थ हैं उनको अलग छांट लीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो अभी तक आप बात किसकी कर रहे थे? विभिन्न पदार्थ जैसे गत्ता हुआ, लकड़ी का हुआ और तांबे का तार और एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े। तो उनको अगर आप दोनों एक दूसरे भाग में काटते हैं या कुछ करते हैं तो जैसे तांबे का तार है, आप अगर इसको काटेंगे बीच से तो इसमें आपको चमकीली सतह दिखाई पड़ेगी दोनों के हिस्से एल्यूमिनियम कोई शीट होगी तो इसमें भी आपको चमकीली सतह दिखाई पड़ेगी। जैसे आप क्या आप अन्य पदार्थों में भी इसी प्रकार की कोई चमक या ध्वति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा ध्वतिबाण या चमक से जो चमक है जिसमें अर्थात ध्वतिहीन जिसमें चमक नहीं है पदार्थों की सूची अलग अलग बनाइए।
चमकीले पदार्थों की अलग और बिना चमकीले पदार्थों की अलग अलग सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप देखेंगे कि पदार्थों के जो पृष्ठ हैं वो रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वो धोतीवान हैं अथवा नहीं। जैसे जो एक अभी जो धातु का एक टुकड़ा था एक पाइप है, किसी चीज़ का धातु का बना हुआ है, इसको अगर आप 2 भागों में काटते हैं इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे होंगे कि चमकता हुआ प्रतीत दिखाई होता है ये हिस्सा इसका, और इस तरफ का भी ये हिस्सा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, जबकि इधर और इधर नहीं पड़ेगा या बाहर कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि इनको जब रेगमाल से रगड़ कर देखते हैं तो ये धोतीवान हो भी सकते हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धोती होती है या चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। जैसे धातु लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का कोई भी पदार्थ जिनको काटने पर उसमें चमक प्रतीत होती है या रेगमाल से रगड़ने पर वे धोतीबान, चमकबान या चमकीले दिखाई पड़ते हैं, तो वे प्रायः क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि धातु में चमक होती है। इसका एक पहला गुणधर्म है, धातु में चमक होती है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धोतीहीन, निष्प्रभ या बिना चमकीले दिखाई देने लगती हैं। ऐसा होने पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धोती दिखाई देती है। जैसे कुछ धातु होती हैं, जैसे लोहा है, अगर आप वो बाहर से देखेंगे तो वो चमकीला दिखाई नहीं पड़ेगा। कभी कभी जैसे अगर वायु है जो और नमी है तो उनकी अभिक्रियाओं के कारण वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं चमकबान या चमकीले। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों को ही धोती दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। जैसे अगर हम वो कोई जंग लगा हुआ पाइप भी है या पुराने समय का रखा हुआ पाइप भी है लोहे का या किसी धातु का, तो उसको अगर हम काटते हैं तो उसके ताजे कटे पृष्ठों को अगर देखते हैं तो वो चमकीले दिखाई पड़ते हैं। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे तो धातु की छड़ों के ताजे ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धोती है अथवा नहीं। तो आप देख पाएंगे अगर किसी भी दुकान पर जाते हैं या किसी वर्कशॉप पर जाते हैं आप, जैसे जहाँ लोहे का काम किया जाता हो या किसी धातु को काटने का या छड़ों का काटने का काम किया जाता हो, तो वहाँ आप देख पाएंगे कि वो ताजे ताजे जो कटे पृष्ठ होंगे उनके, तो उनमें चमक होगी अथवा नहीं। तो अगर चमक होती है तो वो धातु है, चमक नहीं होती है तो धातु नहीं है। आगे देखते हैं कठोरता। कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। कठोरता क्या होती है? तो कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथे से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ को अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई, जैसे हम विभिन्न पदार्थ लेते हैं अपने हाथों में तो और हाथों से दबाते हैं उनको, तो कुछ को तो हम दबा सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे हैं, अगर हमने लोहे का कोई छड़ ले लिया तो उसको हम क्या दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे। अगर जैसे हमने बॉल ले ली, पदार्थ ही है या रबड़ ले ली, तो हम उसको दबा पाएंगे? हाँ दबा पाएंगे। तो अलग अलग, तो कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ जिनको हम दबा सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जिनको आसानी से दबा नहीं सकते हैं या आसानी से संपीड़ित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम कठोरता मालूम कर सकते हैं। और धातु की एक चाबी लीजिए आप, तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तुओं के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। जैसे अपन धातु की एक चाबी लेते हैं और चाबी से लकड़ी हो गई एल्यूमिनियम हो गई, पत्थर का टुकड़ा होगा, कीलो, मोमबत्ती, चाक आदि पर हम इनके वस्तु के पृष्ठों पर इसको खरोचने का प्रयास करते हैं चाबी से। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, लेकिन कुछ को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है तो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से ना खरोचा जा सकता हो, ना आसानी से संपीड़ित किया जा सकता हो, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो कठोर पदार्थ को या कौन कहलाएंगे? जिन पर ना खर्चा जिन्हें आसानी से ना खरोचा जा सके, ना संपीड़ित किया जा सके, या उन्हें संपीड़ित करना कठिन हो, तो उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। और जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके या खरोचा जा सके या दबाया जा सके, तो उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई लीजिए अथवा स्पंज लीजिए, तो वो कोमल होगा, उसको दबा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जबकि लकड़ी जो है कठोर है, उसे काटना थोड़ा कठिन होगा या दबाना, संपीड़ित करना कठिन होगा। आगे देखेंगे दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धोती चमक हो सकती है, कठोरता हो सकती है, लुक्स खुरदरा हो सकता है अथवा चिकना होना। तो आप बाहर से ही अगर देखें अगर, तो पदार्थों में विभिन्न गुण देख सकते हैं। किसी भी पदार्थ के बाहर से ही आप देख सकते हैं गुण। जैसे उसमें अगर चमक है तो आप जान जाएंगे पदार्थ धातु है, या उसके आप चमक भी देख सकते हैं, कठोरता भी चेक कर सकते हैं बाहर के बाहर। आप उसका खुरदरा और चिकनापन भी आप देख सकते हैं बाहर के बाहरी धातु का किसी भी। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं?
आगे देखेंगे विलेय तथा आविलेय के बारे में कि विलेय तथा आविलेय क्या होते हैं। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी हो गई, नमक हुआ, चाक हुआ, पाउडर हुआ, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए, 2/3 हिस्से में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, कुछ मात्रा में अर्थात चम्मच भर, 1 चम्मच भर चीनी लीजिए। दूसरे में नमक डालिए। इसी प्रकार से इस गिलासों में अन्य जो पदार्थ हैं, चाक है, चाक पाउडर, बालू और लकड़ी के बुरादे, इन सभी पदार्थों को अलग अलग गिलास में डालिए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। जिससे अलग अलग गिलासों में जो आपने डाला है अलग अलग पदार्थ, तो उसको एक चम्मच की सहायता से इसको आप हिलाएंगे। ऐसे हिलाइए, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और प्रेक्षण कीजिए। पता लगाइए कि जल में मिलाए गए जो पदार्थ हैं उनका क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को साड़ी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब आप इसमें चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, चाक पाउडर डालेंगे, बालू और लकड़ी के बुरादे डालेंगे, तो इनमें से क्या क्या लुप्त हो पाता है इस जल में और क्या क्या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इनमें से जो लकड़ी का बुरादा होगा वो लुप्त नहीं होगा, चाक पाउडर होगा वो उससे आपका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इसमें नमक है, चीनी है, वो इसमें घुल जाएगा, इसमें लुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। तो विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, जैसे आप साढ़े 2.3 में देखेंगे। तो जैसे नमक है तो वो पदार्थ जल में लुप्त हो जाता है या नहीं होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो नमक जो है वो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, लेकिन वो चीनी है तो चीनी भी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगी। जो बालू है वो इसमें पूर्णतः लुप्त नहीं होगी। चाक पाउडर जो है वो इसमें पूर्णतः लुप्त हो जा हो जाएगा, लेकिन जो लकड़ी का बुरादा है वो इसमें पूर्णतः लुप्त नहीं होगा। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो सकते हैं, अर्थात घुल गए हैं और विलीन हो गए हैं, और हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय है। जबकि जो अन्य पदार्थ हैं वो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर जल में लुप्त नहीं होते हैं या जल में विलीन नहीं होते हैं या जल में घुलते नहीं हैं, तो पदार्थ जल में अविलेय होते हैं। तो आप इस प्रकार विलेय व अविलेय की परिभाषा समझ सकते हैं कि जो पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं या घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, वे पदार्थ जल में विलेय होते हैं। और जबकि जो पदार्थ जल में ना घुलते हैं, काफ़ी समय तक विलोड़ित करने के बाद भी ना लुप्त होते हैं, ना घुलते हैं और ना विलेय होते हैं, तो वे अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। चूँकि जो जल है बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जल की। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 5 के माध्यम से जानेंगे कि जो सिरका है, नींबू का रस है, सरसों का तेल है अथवा नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल है अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। तो हम देखेंगे कि क्या कोई द्रव भी जैसे है वो जल में विलेय हो जाता है कि नहीं हो जाता है, या घुलता है कि नहीं घुलता है। तो हम इसके लिए हम परीक्षण के लिए क्या लेंगे, सिरका लेंगे, नींबू का रस या सरसों का तेल या नारियल का तेल या मिट्टी का तेल, किसी प्रकार का अन्य द्रव का नमूना ले सकते हैं। आप कांच का एक गिलास लीजिए, इसमें आधा जल भरिए, इसमें आधा गिलास जल भर दीजिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो या सिरका हो, और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसको हिलाइए कुछ देर तक। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है या नहीं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हम जब इसमें कुछ द्रव मिलाते हैं, इस जो ये पात्र बने हुए हैं, इन पात्रों में हम जैसे ही कुछ द्रव मिलाएंगे तो भली भांति मिश्रित हो सकते हैं जल में कुछ द्रव, जबकि कुछ नहीं होंगे। तो इसमें जो हमने किसी प्रकार का एक द्रव मिलाया तो इसमें विलेय हो गया है, इसमें घुल गया है, मिक्सर अच्छी तरह से मिश्रित हो गया है। लेकिन जो कुछ एक और जो पदार्थ हमने इसमें मिलाया या द्रव मिलाया जल में, तो वो इसमें जल के साथ मिश्रित नहीं हो पाया है, अलग से इसमें अलग दिखाई पड़ रहा है। जल अलग है, वो जो द्रव मिलाया है वो अलग है, और जबकि इसमें जो जल और द्रव दोनों मिक्स हो गए हैं। तो जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। परीक्षण को साड़ी 2.4 में लिखिए। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य द्रव जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे चीज छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो कुछ सामान्य द्रवों की जो जल में विलेयता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि द्रव और भली भांति मिश्रित होता है या नहीं होता है, मिश्रित नहीं होता है। तो सिरका जो है वो भली भांति मिश्रित हो जाएगा, और नींबू का रस जो है वो जल में भली भांति मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल है
वो इसमें भली भांति मिश्रित नहीं होगा। कुछ समय तक छोड़ने के बाद ये अपनी अलग से परत बना लेगा, अलग अलग। नारियल का तेल है वो भी अलग से परत बना लेगा। केरोसिन मिट्टी का तेल है वो भी जल के साथ मिश्रित नहीं होगा, अलग परत बना लेगा। आगे देखते हैं, जो बूझो है वह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया है, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भी भली भांति मिश्रित हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं या नहीं होती हैं। तो देखते हैं। तो पहले यह जानना चाहते हैं कि गैसें, जैसे कोई द्रव हैं वो जल में विलीन हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। क्या गैसें भी जल में विलय हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो कुछ गैसें जल में विलय होती हैं जबकि अन्य गैसें नहीं होती हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जल में जो ऑक्सीजन गैस है वो विलय हो जाती है, और जो जल में जो ऑक्सीजन गैस मिली होती है, विलीन होती है थोड़ी मात्रा में, वो जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं उनकी उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आगे देखेंगे हम, कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं, डूब सकती हैं क्या। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया है होगा कि जल में आबले जो ठोस हैं जल से पृथक हो जाते हैं। जो जल में कोई भी आबले पदार्थ होता है तो वो जल से पृथक हो जाता है अलग से। क्रियाकलाप 5 में आपने यह देखा होगा कि कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा कि इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि जैसे केरोसिन, जब हमने केरोसिन को जल में डाला तो वो मिश्रित नहीं हुआ, कुछ देर बाद वो जल के एक पृष्ठ पर आकर तैरने लगता है। आगे देखेंगे, जल में तैरती हुई अथवा डूबती हुई वस्तुएं। तो जल में जैसे अगर हम डालते हैं, जल में अगर हम किसी प्रकार की सब्जी डालते हैं, लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं या बॉल वगैरह डालते हैं, रबड़ की गेंद वैन, तो वो नहीं डूबती है। आगे देखते हैं, जबकि हम इसमें अगर सिक्के डालें तो सिक्के डूब जाते हैं। चाबी डालें, अगर कोई लोहे की धातु डालें तो वो डूब जाती है। या हम किसी प्रकार कंकड़ पत्थर को डालें तो जल में डूब जाता है, जबकि अन्य कोई चीज़ें नहीं डूबती हैं। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जल में कौन वस्तु डूबती है, कौन वस्तु नहीं डूबती है, क्यों डूबती है और क्यों नहीं डूबती है। अन्य डूबकर जो गिलास की तली में पहुंच गए हैं, जबकि क्या ऐसा ही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण हैं देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो बूझो जो है वो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। आगे देखते हैं पारदर्शिता के बारे में कि पारदर्शिता क्या होती है। तो आपने लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा। हाँ, ज़रूर खेला होगा। आपने जो मस्ती टाइम के समय खेल, स्कूल से आने के बाद आप जो भी मस्ती करते होंगे, इसमें आपका एक खेल ज़रूर शामिल होगा, लुका छिपी का खेल। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। तो आपके इन स्थानों को आपने इन स्थानों को क्यों चुना, कि हम आप ऐसा स्थान क्यों चुनते हैं कि जिससे हम उसको जो सामने वाला है उसको दिखाई ना दें या दूसरों को दिखाई ना दें। तो आपने ये स्थान क्यों चुना, आप इसके बारे में भी कभी सोचा होगा आपने। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया है। आपने नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि शीशे से वो देख सकता है, दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें देख सकता है। तो ऐसा क्यों है कि शीशे से देख सकता है जबकि आप दीवार के पीछे हैं तो नहीं देख सकता है। तो इसी प्रकार हम जानना चाहेंगे कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी चीज़ क्या होती है। क्योंकि ऐसा करने पर अगर आप शीशे के पीछे खड़े हो जाएंगे तो जो आपका मित्र है शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा और आप पकड़े जाएंगे। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जिनसे होकर के आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं या नहीं देखा जा सकता है, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच जो है, जल है, वायु है तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के जो उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। आप कभी किसी बेकरी पर या मिठाई की दुकान पर गए होंगे या किसी किराने की दुकान पर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ बिस्कुट वगैरह जो भी हैं, छोटे छोटे जो दुकान के सामान होते हैं, उनको वो काउंटर में जमा के रखते हैं जिसके जिसके आगे कांच लगा होता है। तो उसके माध्यम से आप उसे देख पाते हैं, जो एक कंटेनर के रूप में रखे होते हैं, लेकिन आप उसको देख पाते हैं। आप कांच के उस तरफ देख सकते हैं, जल के उस तरफ भी देख सकते हैं, वायु के उस तरफ भी देख सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ होते हैं उनके आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे देखेंगे, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके, इसलिए वो लोग इनके पारदर्शी पदार्थों के सामने रखते हैं, ताकि आप भी जो सामान खरीदने जाए तो आप बता सकें कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, इसलिए।
आप देख रहे होंगे कि जो बूझो है वो भी इस प्रकार के परीक्षण करता है कि कुछ पदार्थ अपारदर्शी हैं, कुछ पारदर्शी हैं। तो पारदर्शी जो होंगे उनके माध्यम से वो देख पाता है, कुछ धुंधले से होते हैं जिनके माध्यम से हम देख भी सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, कुछ ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए अर्ध पारदर्शी और पारदर्शी और अपारदर्शी 3 प्रकार के मुख्य रूप से पदार्थ होते हैं। तो इनमें से जो पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी कौन से हैं? तो ये वाला जो सीन है, ये वाला है पारदर्शी, जिसके माध्यम से जो बूझो है वो आप आर पार देख पा रहा है किसी वस्तु के, तो वो पारदर्शी है। और जिसके माध्यम से जो बूझो है वो आर पार धुंधला दिखाई दे रहा है उसको, या कुछ मात्रा में दिखाई दे रहा है, तो वो अपारदर्शी अर्ध पारदर्शी है। और जबकि जिस दृश्य में जो बूझो है वो आर पार नहीं देख सकता है अपने एक तरफ से दूसरी तरफ, या सामने की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो वो चीज़ है अपारदर्शी। आगे देखेंगे। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी किन्हें कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स में, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। सच बात है कि आप इस प्रकार से नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या रखा है। जैसे कोई भी बक्सा है, आपके घर में बक्सा होगा या बॉक्स होगा, तो आप थोड़ी ना बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या रखा है। खोलकर भले बता सकते हैं, लेकिन ऐसा आप बाहर से नहीं बता सकते हैं। जबकि कोई कांच की चीज़ होगी, अगर उसके अंदर कोई चीज़ रखी होगी, तो आप बता पाएंगे कि कांच के पदार्थ के अंदर क्या रखा है इसमें। तो लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं जो हैं वो अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण होते हैं, जबकि जो कांच और जल और वायु है वो पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। और जो गत्ता, लकड़ी और अन्य धातुएं हैं वो अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी तथा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं। क्रियाकलाप 6। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब में हमें पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे एक कागज़ है, अगर उसको उसके माध्यम से अगर देखते हैं, आप उसको आगे लगाकर अपनी आँखों के, और बल्ब को अगर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन यदि आप इस चिकने कागज़ से होकर आप प्रत्येक वस्तु को आप पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। जैसे आपने अगर उस कागज़ है, कागज़ पर आपने तेल या मक्खन की कोई चिकना पदार्थ या तेलीय द्रव डाल दिया है, तो उसके फिर आप अगर देखेंगे उससे होकर के बल्ब को या प्रकाश को, तो आप नहीं देख पाएंगे, या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, तो कदाचित नहीं देख पाएंगे। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी। तो पारभासी किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे पदार्थों को पारभासी कहा जाता है। आगे देखेंगे। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का बसा के लिए परीक्षण करने में किया था। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि वो कागज पर अगर हम जैसे एक परीक्षण किया था बसा के लिए, परीक्षण की इसमें बसा है या नहीं है, तो उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं? उस तेलीय धब्बे को देखते हैं। अगर वो चिकना हो जाता है तो उसमें बसा है, या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कागज़ में लपेटने के बाद उस पदार्थ को, या चिकना मतलब उसमें कोई धुंधलापन या तेलीय द्रव नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो उसमें बसा नहीं है। तो इस प्रकार से हम बसा का परीक्षण करते हैं। तो वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? हाँ। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। पारदर्शी क्या होगा? जिससे होकर के आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाएंगे, सामान्यतः स्पष्ट रूप से। पारभासी क्या होगा? जिसमें स्पष्ट देख तो पाएंगे लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अपारदर्शी क्या होगा? जिसकी आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे। आगे देखते हैं। जो पहेली है वो किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का जो स्विच है ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या यह आपकी हथेली जो है पारदर्शी है या अपारदर्शी है अथवा पारभासी। तो जैसा ही जब आप ऐसा करते हैं कि एक जो टार्च है उसको ऑन करके के आप देखेंगे और उसके ऊपर से आप जब हाथ रख देंगे, तो उससे आपको क्या दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, या धुंधला सा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्या होता है? इसके बारे में पहले ही जानना चाहते हैं। तो हम यह पहले सीख ही चुके हैं कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होते हैं।
वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी या पारदर्शी पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो हमें पहले जान चुके हैं कि जो पदार्थ हैं अपने भिन्न भिन्न दिखावट रखते हैं। वो अपने जल के साथ या अन्य द्रव्यों के साथ मिश्रित भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनके भी अलग अलग तरीके हैं। वो जल में डूब सकते हैं या तैर सकते हैं, ये भी अलग अलग है। वो पदार्थ के माध्यम से यार पारदर्शी उन पदार्थों के माध्यम से एक दूसरी तरफ देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, या बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। ऐसे भी पदार्थ होते हैं। तो पदार्थों का जो समूह है वो कैसे करेंगे, उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है पदार्थों में अंतर। तो हम देखते हैं पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं दिन भर में। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण एक जगह करता है किसी अन्य स्थान पर। तो आपने देखा होगा किराने की दुकान होती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति है या दुकानदार है जो, तो बिस्कुट वगैरह एक साइड रखे होंगे, उसके इधर नमकीन वगैरह एक साइड रखे होंगे, जबकि कुछ दाल वगैरह हैं या मसाला वगैरह है तो वो अलग एक साइड रखे होंगे, साबुन वगैरह या निरमा वगैरह तो वो एक साइड रखा होगा। तो इस प्रकार समूह में अलग अलग समूह में रखता है। वो उनके क्यों रखते हैं कि या तो कोई समानता है या किसी प्रकार की विभिन्नता है। अब वो साबुन और निरमा को या डिटर्जेंट को एक साथ क्यों रखेगा, क्योंकि कपड़े धोने के या नहाने के काम आते हैं, एक जगह रख देगा। बिस्कुट है तो खाने की चीज़ है, नमकीन है वो खाने की चीज़ है, एक जगह रख देता है, खाने की चीज़ है। किसी में अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। तो इस प्रकार के जो समूहन होते हैं इनके लाभप्रद होने का दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उनमें इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो आपने इस पाठ से जो सारांश है वो क्या सीखा है आपने, इसके बारे में देखेंगे कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। हम इसके बारे में जान चुके हैं कि जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती हैं अनेक प्रकार की, वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। आगे देखेंगे किसी दिए गए जो पदार्थ है उसका उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना भी संभव हो सकता है अथवा उसे एक वस्तु जो है उसे अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार ये भी हम जान चुके हैं। आगे देखेंगे कुछ पदार्थ जो हैं दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं या खुरदरे होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूड़ होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे देखेंगे कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं तो कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, जैसे लकड़ी है धातु है अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। आगे देखेंगे पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे ठोस द्रव गैस। इस प्रकार से उनमें अलग अलग रूप से बांटा जा सकता है पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर या समानताओं के आधार पर या विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। ठोस पदार्थ अलग रख दीजिए, गैसीय पदार्थ हैं अलग रख दीजिए, द्रवीय पदार्थ जो है उन्हें अलग रख दीजिए। आगे देखेंगे वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था कक्षा 6 में के अंतर्गत जो विज्ञान विषय है उसका जो दूसरा पाठ था वस्तुओं के समूह बनाना वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही कक्षा 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th और 12th के सभी चैप्टर्स टॉपिक वाइज एवं सब्जेक्ट वाइज कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें। एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर जुड़ने के लिए एवं वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।